हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं बढ़ता हूं आगे भाई। देखो, आज हमें क्या करना है, सामान्य कार्बनिक रसायन यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 करना है। और आज के लेक्चर में मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा आपको पूरी तरीके से रिवाइज कराने की। ठीक है, जरा सबसे पहले अगर हम किसी अम्ल की बात करें, किसी एसिड की बात करें, ठीक है भाई, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता होगा, क्या क्या चीज रहती होंगी, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बात करोगे सिंपल सी, अगर मान ले कोई मेरे पास अम्ल है बेटा Ha, और अगर हमारे पास H+ और A- बनता है, तो आप लोग जानते होंगे जो स्पीसीज H+ दे सकती है उनको अम्ल कहते हैं। और आप इस रिएक्शन को उल्टा देखोगे, जो स्पीसीज H+ ले सकती है यानी प्रोटॉन ले सकती है उसको क्षार कहते हैं। ये ब्रोंस्टेड व लुईस की, नहीं, लॉरी एंड ब्रोंस्टेड की एक थ्योरी भी है जो आपने आयनिक साम्य में पढ़ी होगी। तो ये जो कोई भी अम्ल होता है ना बेटा, H+ निकालने के बाद जो भी चीज बचेगी उसको हम कहते हैं उस एसिड का संयुक्त बेस। क्या भाई ये क्या है कि यह है, ठीक है, यह क्या हो गया बेटा हमारे पास, यह Ha अम्ल का संयुक्त क्षार है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, विद्युत ऋणात्मक, सॉरी, ऋणावेशित है, ठीक है, ये ऋणावेशित है। अब कोई भी चीज ऋणावेशित जो होती है बेटा, वो कैसे स्टेबल होगी, और ये आपको सोचना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ये अभिक्रिया जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उतने ज्यादा H+ या उतने जल्दी से H+ प्राप्त होंगे। और जितने जल्दी से H+ प्राप्त होंगे, वो अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो सर ने भी आपको ये बात बताई होगी, ठीक है, कि भाई अम्ल या अम्लीयता, अम्लीयता जो होती है किसी भी अम्ल की, वो समानुपाती होती है किसके बेटा जी, संयुक्त, संयुक्त या संगत, सॉरी संयुक्त लिख दिया मैंने, संगत, संगत। भाई थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कभी कभी, ठीक है, संगत क्षार के स्थायित्व पर। और जो संयुक्त क्षार का स्थायित्व है वो किस बात पर निर्भर करता होगा बेटा, वो निर्भर करता है कि इस पर कौन से इफेक्ट लगे होंगे। कोई भी ऋणावेशित चीजों को आप कैसे स्टेबल कर सकते हो, जब उससे आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो भाई वो स्टेबल हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव वाली चीज को ही इलेक्ट्रॉन उल्टा देने लगोगे तो उस पर ऋणावेश और बढ़ जाएगा, और ऋणावेश ज्यादा बढ़ने पर वो और अनस्टेबल लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई। आपको याद होगा कार्बो धनायन या कार्बो ऋणायन या कार्बन फ्री रेडिकल में मैंने आपको कार्बो ऋणायन की स्टेबिलिटी बताई थी। सेम वैसे ही कोई भी ऋणायन हो उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहां से हम कहेंगे भाई संगत, संगत क्षार की स्टेबिलिटी जो होगी वो समानुपाती होगी किससे बेटा जी, -m से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर -I से, और भाई +I से क्या होगा अनस्टेबल, और +H से क्या होगा अनस्टेबल, और +M से तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि +M तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको। और इसकी स्टेबिलिटी ही उसके अम्लीयता का क्या है बेटा, डायरेक्ट मतलब समानुपाती है। तो यहां से आप ध्यान रख लेना कि अम्ल की जो शक्ति है, अम्ल शक्ति कह लो या अम्लीयता कह लो, ठीक है, अम्ल की सामर्थ्य, अम्ल की सामर्थ्य जो है वो -M पर सबसे ज्यादा स्टेप मतलब होगी, फिर -I पर, और फिर बेटा +I के व्युत्क्रमानुपाती, फिर +H के और व्युत्क्रमानुपाती, और भाई +M के तो बर्बाद वाला व्युत्क्रमानुपाती। अब आपके पास विभिन्न प्रकार के क्या होंगे बेटा, आपके पास विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। हर एक अम्ल के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन दे दिया गया इस तरीके से कि दिए गए यौगिकों में,
दिए गए यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहानी कुछ ऐसे है, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी व डी। मैं इसको समझाऊंगा पूरा डिटेल में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ए में हमें क्या कहा गया है बेटा कि हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है। फिर ऑप्शन नंबर बी में ठीक है, ऑप्शन सी में ऐसे हो सकता है, ये एच होते हैं बेटा हाइड्रोजन, या तो ये ऐसे होगी, इनमें सबसे अम्लीय कौन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई क्षार होगा मान लो। ठीक है, क्षार का मतलब जिसके पास लोन पेयर हो। वो ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे जल्दी से जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी क्षार क्या काम करता है, H+ लेता है, और H+ वहां से लेगा बेटा जहां से निकलने के बाद जो ऋणायन है वो स्टेबल बने। तो हमने क्या सोचा कि अगर मैं यहां से H+ को हटा देता हूं तो मेरे पास जो संगत क्षार बनेगा वो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर मैं यहां पर देख लेता हूं, मान लो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि बेस ने H+ ले लिया होगा। यहां पर जब बेस लेगा H+, तो जो बची हुई स्पीसीज है वो क्या होगी बेटा, ये स्पीसीज बनेगी। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इन तीनों में रिंग दे रखी है, कॉन्जुगेशन दे रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा अम्ल वो होता है जिसका संगत क्षार सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब भाई हमें पता है कि ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, भले ही इनमें अनुनाद हो रहा हो, बट इसमें अनुनाद के साथ साथ ये रिंग एरोमेटिक भी है। और आपको याद होगा एरोमेटिक वाले ऋणायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए तो इसका मतलब इसका जो क्षार हो, इसका जो अम्ल होगा वो सबसे क्या होगा बेटा जी, प्रबल अम्ल होगा। तो ध्यान रखना है, अगर ये हमारे पास सर्वाधिक स्टेबल है तो समझ लेना ये सर्वाधिक अम्लीय है, सर्वाधिक अम्लीय है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय है। उसके बाद एक और बात समझना बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर इस रिएक्शन का रेट R1 है, इस रिएक्शन का रेट R2 है और इस रिएक्शन का रेट R3 है, तो सबसे ज्यादा किस रिएक्शन की रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रेट ज्यादा होगा। आप फिर से यही कहोगे कि रेट इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड में ज्यादा अच्छे चलेगी। तो ध्यान रखना बेटा, इसी को टिक करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब कहानी ये तो थी एरोमेटिसिटी वगैरह से रिलेटेड। अब क्या होता है कि आपके सिलेबस में एक बार दे रखा होगा फिनोल की अम्लीयता, बहुत सारे फिनोल होंगे, उनको कंपेयर करा होगा, फिर अल्कोहल को, जल को, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। तो ध्यान रखना है, मैं एक एक करके सब कुछ पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेटा फिनोल की अम्लीयता। ठीक है, फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर पहला क्वेश्चन समझना क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होगा कि जैसे मान लीजिएगा एक फिनोल है, OH है, फिर दूसरे बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है, ये भी फिनोल है, और यहां पर हमारे पास CH2 और CH3 लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा है, CH3। अगली बार हमारे पास ये भी फिनोल दिया हुआ है, OH, और यहां पर दिया है CH और बेटा CH3, और यहां पर CH3, और एक फिनोल हमें दे रखा है बेटा ये वाला। इस तरीके के हमारे पास 4 फिनोल हो गए, और हमें यह बताना है कि इन सब में सबसे अच्छा फिनोल कौन सा होगा। ठीक है, फिनोल भी आप लोग जानते हैं अपना इस H+ को देगा तो उसका एक संगत आयन बनेगा,
और संगत आयन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। कह लो आप अम्लीय प्रकृति किस पर डिपेंड करेगी, माइनस एम पर, माइनस आई के समानुपाती, और बेटा प्लस आई हो, प्लस एच हो या प्लस एम हो, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हमें पता लगा कि ए, बी और सी और डी में जो एल्काइल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है OH ग्रुप के। और आप लोग जानते होंगे पैरा पोजीशन पे एल्काइल वैसे दो इफेक्ट लगाता है, प्लस आई और प्लस एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। पर पैरा पे हम चेक करते हैं पहले हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने देखा कि अल्फा कार्बन मौजूद है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा जी 3, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा जी 2, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा 1, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा 0। हम लोग जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, है ना, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा अम्लीय शक्ति उतनी कम होगी, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इधर देखो, अम्ल की सामर्थ्य प्लस एच के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पर इसकी अम्लीय शक्ति कम हो जाएगी। अब देखो भाई इधर ए, बी, सी और डी में हमें पता लग गया कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कम, सबसे ज्यादा सॉरी, और अम्लीय शक्ति सबसे कम। तो अगर हम यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो हम कहेंगे बेटा जी डी, सी, बी और ए की बात करेंगे। उसके बाद देखिए भाई दूसरे में अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके के फिनोल्स हैं, OH, यहां पर CH3 है, और यहां पर बेटा फिर वही फिनोल रिंग OH, CH2, CH3 है, और यहां पर OH, CH3, H, और यहां पर CH3 बेटा, और यहां पर OH और C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास CH3 दे रखे हैं अलग अलग। हमें पता है कि इस बार एल्काइल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा है, और मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगा नहीं करता। तो मेटा पोजीशन पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन लगा नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि इस बार इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे, प्रेरण प्रभाव चेक करेंगे। और प्रेरण प्रभाव बेटा जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसका उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कार्बन ज्यादा होंगे एल्काइल ग्रुप में उसका प्लस आई उतना ज्यादा होगा। तो प्लस आई सबसे ज्यादा उसमें है, और प्लस आई के बढ़ने पर भी अम्लीय शक्ति, अम्लीय सामर्थ्य घटता है। तो यहां पर मैंने बात कही भाई अम्लीय सामर्थ्य की, तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, और ये हमारे पास D है। तो हम यहां पर कहेंगे A सबसे ज्यादा, फिर B, फिर C और D होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो मेरे पास इस तरीके से फिनोल है, मेरे पास इस तरीके से फिनोल है, और यहां पर मैंने CH3 ग्रुप लगाया। फिर उसके बाद मैंने यहां पर एक और फिनोल लिया बेटा OH, और यहां पर CH3 ग्रुप यहां पर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक और फिनोल लिया, यहां पर OH ग्रुप और यहां पर CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लिया, और इनको कंपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग समझिएगा कि यहां पर ABC, ठीक है, ये A और ये B और ये C है। हमें पता है एल्काइल ग्रुप दो प्रकार के प्रभाव लगाते हैं, प्रेरण प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑर्थो और पैरा पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है, तो भाई यहां पर कैसा लगा होगा प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं तो प्लस I बोल दिया, और भाई यहां पर पैरा पे लगा है तो प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा प्लस वाले इफेक्ट लगते हैं अम्ल की शक्ति उतनी कम हो जाती है। तो ये बात कंफर्म है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा प्रबल प्रभाव है, जिस कारण A और C दुर्बल अम्ल होंगे एज कंपेयर टू B के। तो अगर मैं यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, अगर मैं यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं बेटा, तो मुझे पता लग गया कि भाई हमारे पास B सबसे ज्यादा होगा। फिर जब C और A में कंपेयर करोगे आप, मतलब A और C में तुलना करोगे, तो हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन दूरी पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो ऑर्थो पे लगे और चाहे वो पैरा से लगे समान लगता है। जब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर लग रहा है, फिर हम तुलना चेक करते हैं कि ये दूसरा कोई अगर प्रभाव लगाते हैं उनकी तुलना कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये प्लस I भी लगाता है और प्लस I यहां पर भी लगेगा। अब जो प्रेरण प्रभाव होता है दूरी पर निर्भर करता है,
हमें पता है कि यहां पर दूर से लग रहा है तो बेटा कम लग रहा होगा, यहां पर पास से लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा मतलब ओवरऑल उतना ज्यादा अम्ल की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो इन दोनों में भी, ठीक है, इन दोनों में प्लस आई यहां पर कम लग रहा है, अम्ल की शक्ति थोड़ी बढ़ गई है, तो बी के बाद आएगा सी और ए होगा हमारे साथ सबसे दुर्बल अम्ल, क्योंकि वहां पर प्लस एच भी, एच एच तो चलो बराबर है उसके, पर प्लस आई ज्यादा है। अब बात करते हैं सी की। यहां पर OH है, ये NO2 है, ये OH है, ये NO2 है, और ये OH है, ये OCH3 है। अगर देखा जाए इन तीनों में तो आप देख पाओगे बेटा NO2 यहां पर कहां पर लगा, मेटा पर, और मेटा पर बेटा सिर्फ माइनस आई या प्लस आई यानी प्रेरण प्रभाव लगते हैं। NO2 अगर पैरा पे लगा है तो बेटा ये -M लगाएगा, और आपको पता है कि अगर पैरा पे OCH3 लगा इस पे के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जिस कनेक्टेड एटम के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो +M लगा सकता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, यदि ये मेरे पास A है, यदि मेरे पास B है, और यदि ये मेरे पास C है, ठीक है, तो भाई अगर मैं यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, तो मुझे पता है कि -M वाला जो होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो B यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब मोस्ट एसिडिक हो गया। फिर जब हम A की बात करेंगे तो यहां पर -I वाला कम से कम +M वाले से तो बेटा जी ज्यादा प्रबल अम्ली होगा ना, तो फिर हम ले लेंगे A, और C जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा क्योंकि वहां पर +M इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब जरा देखो भाई आगे की कहानी, अगले क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना, C में और D में। ये क्वेश्चन था, ये क्या था भाई, और ये 4th क्वेश्चन था बेटा, है ना, और ये हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपके पास फिनोल है, आपके पास फिनोल है, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा इसको थोड़ा ध्यान से। यहां पर है हमारे पास NO2 ग्रुप ऑर्थो पे, यहां पर है मेटा पे, यहां पर है पैरा पे, और यहां पर ऐसे ही है। अब यहां पर हमने कहा कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास D है, और मुझे चेक करना है कि इनमें अम्लीय सामर्थ्य का जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या काम करा, मुझे पता है कि NO2 -M और -I दोनों प्रभाव लगाता है ऑर्थो से, लेकिन वो पहले -M लगाएगा। मेटा पर -M लगता नहीं तो वो सिर्फ -I लगाएगा, और पैरा से भी बेटा क्या होगा, -M लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा लॉजिक के साथ जाता है उससे भी गलती हो जाती है। कैसे, जरा देखना, आपको पता लग गया कि जो -M वाले हैं वो -I से ज्यादा प्रबल अम्ल होंगे, क्योंकि माइनस वाले जितने भी प्रभाव लगते हैं उनसे अम्लीय शक्ति बढ़ती है। और ये भी पता होगा कि D की तुलना में ये जो ABC है ये प्रबल अम्ली है, चाहे वो -I लग रहा हो उनमें और चाहे उनमें -M लग रहा हो। तो भाई अब यहां पर जब मैं अम्लीय शक्ति की बात करूंगा, अम्लीय सामर्थ्य की बात करूंगा, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य की बात करूंगा, तो मुझे ये बात कंफर्म है कि A और C सबसे ज्यादा अम्लीय होंगे B और D की तुलना में, और B ज्यादा होगा D से, तो मुझे पता लग गया कि B जो है वो ज्यादा है D के, लेकिन मैं A और C में डिसाइड नहीं कर पाया हूं। तो मुझे लगेगा कि सर -M चाहे ऑर्थो से लगे चाहे पैरा से लगे, दोनों से बराबर लगेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो A और D है, फिर हम चेक करते हैं -I, और -I आप लोगों को पता है कि यहां पर दूर से लग रहा है और यहां पर पास से लगेगा, और जितना -I ज्यादा लगेगा उतना अम्ल क्या होगा हमारे पास, प्रबल अम्ल कहलाएगा। और हम वहां पर कर देंगे कि A ज्यादा अम्लीय होता है C से, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा अम्लीय है पैरानाइट्रोफिनोल से, परंतु यहीं पर कहानी गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है ध्यान रखना बेटा, C ज्यादा होता है B से, A से। मतलब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया भाई, यहां पर
कारण बताता हूं मैं यहां पर, एक नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। वो क्या है कि भाई पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। आप सोचोगे कैसे हुआ भाई? वास्तव में ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये जो O है और H है, यहां पर नाइट्रोजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। और एक क्या हो गया बेटा? पैरानाइट्रोफिनोल। एक क्या हो गया भाई? पैरानाइट्रोफिनोल। ये हमारे पास OH है, यहां पर N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह के स्ट्रक्चर है। अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हो गई। अब आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा, एक बेस आया है इन एसिडों से ब्याह करने, शादी करने के चक्कर में, और वो ये सोच रहा होगा कि जो भी उससे जल्दी से शादी करेगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो वो प्रबल अम्ल जो बेस होगा वो किससे ब्याह करना चाहता है बेटा? वो ब्याह करना चाहता है इस H+ से। तो यहां पर क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन, इन दोनों में अंतर है। ये जो हाइड्रोजन है स्वतंत्र है, किसी के चक्कर में पहले से फंसा हुआ नहीं है, तो जो क्षार आएगा तुरंत उसके साथ चला जाएगा कि भैया आ जाओ, तुम ही हमारे पति परमेश्वर हो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। पर यहां पर क्या होता है कि जो आने वाला बेस होता है, आने वाला कोई क्षार होता है, वो बेचारा आ रहा है एकदम तैयार ताजा होके। अब यहां पर क्या है कि ये हाइड्रोजन पहले से किसी और के साथ सेट रहता है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। इसके संबंध बने होते, भले थोड़े दुर्बल से दिख रहे होंगे, लेकिन देखो संबंध तो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को निकलने में, इस घर से निकलने में ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अपने माता पिता को तो चलो छोड़ के जा ही रहा है ये, लेकिन साथ ही साथ ये किसी अपने ऑक्सीजन प्रेमी को भी छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो जिस कारण इसको बहुत दुख होता है, ये आसानी से जा नहीं पाता। ये कह सकते हैं कि यहां से H+ थोड़ा मुश्किल से निकलता है, किसके कंपेयर में? पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में। और यही कारण है कि पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा अच्छा अम्लीय होता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई मैंने इसकी स्टेटमेंट, नोट और सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। फिर मैं अल्कोहलों के बारे में बात करूंगा, आपके बारे में। किसके बारे में? अल्कोहलों के बारे में बात करूंगा। अब जरा देखो बेटा, अल्कोहल, अल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य। एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना बेटा, एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, सर ने बताया भी होगा आपको, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जल से, H2O से अधिक अम्लीय होता है, जबकि जबकि अन्य अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल H2O से अधिक अम्लीय होता है, जबकि अन्य अल्कोहल, अन्य अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होते हैं। कारण भी समझाऊंगा सब कुछ, है ना। और एक बात ध्यान रखना बेटा, दूसरा पॉइंट, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल फिनोल से दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है बेटा। तो भाई जरा देखो कैसे, अगर मैं सिर्फ सारे अल्कोहल की तुलना करूं, तो एक पर्सन मेरे सामने ये आ गया, CH3OH, और इसको कहते हैं हम लोग आज का अमृत, CH3CH2OH। और एक होता है हमारे पास CH3
CH3OH। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो, इनमें OH 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 सेम है, यानी H प्लस देने वाला पार्ट सेम है, लेकिन जो कार्बन चैन है वो अलग अलग है। और आप लोग जानते होंगे यहां पर क्या होगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पर इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसके संगत क्षार उतना ज्यादा क्या होंगे, उतना कम स्टेबल होंगे, क्योंकि प्लस वाले जो इफेक्ट होते हैं या प्रभाव होते हैं वो अम्ल की सामर्थ्य को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, और साथ में चलो आपने जल का भी अणु ले रखा है, इसको आप D ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे कि सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि मिथाइल अल्कोहल वाटर से, जल से ज्यादा अम्लीय है, और बाकी सब जो अम्ल अल्कोहल हैं वो हमारे पास वाटर से दुर्बल होते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, अगर हम अम्लीय शक्ति की बात करें, अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, तो मैं कहूंगा कि भाई A सबसे अच्छा अम्ल है, फिर सीधा जल आएगा, लेकिन जब अल्कोहल की तुलना करूंगा तो फिर वही प्लस आई प्लस एच वही चलेगा, लेकिन अल्कोहल में प्लस एच और रेजोनेंस वगैरह होंगे नहीं। तो सीधी बात है कि आप यहां पर क्या कर दोगे, A B D B और C, मतलब प्लस आई देख लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एक हमारे पास फिनोल है, ठीक, दूसरा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है, फिनाइल अल्कोहल है, ध्यान रखना, ठीक है, अल्कोहल है, और एक तरफ हमारे पास CH3OH है और एक तरफ हमारे पास H2O है। इनमें से हमें कंपेयर करना है कि सबसे अच्छा अम्ल का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक छोटी सी बात, इस बार फिनोल सबसे पहले रहेगा कि फिनोल सबसे अच्छा अम्ल है, क्योंकि इसका जो संगत क्षार बनाओगे आप, उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा। तो अगर मैं यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, अम्लीय सामर्थ्य, तो यहां पर A सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, लेकिन जब आप B C और D की बात करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये बात तो याद जरूर आएगी कि हाँ मिथाइल अल्कोहल जल से ज्यादा होता है, इसका समझ नहीं आएगा कि ये किसका, मतलब ये कैसा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ी तुलना करवा कर देखता हूं। अगर मैं इन दोनों अल्कोहलों की बात करूं, एक विनाइल अल्कोहल है और एक जो कि CH3OH है, अगर मैं इनमें से ये चेक करूं कि दोनों में के जो संगत आयन है, ठीक है, या संगत क्षार है, वो स्टेबल किस में ज्यादा है, तो यहां पर हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आएगा O माइनस और H प्लस बाहर हो गया, और यहां पर CH3O माइनस। ध्यान से देखना, दोनों के दोनों संगत आयनों को अगर आप ध्यान से देखते हो, संगत क्षारों को, यहां पर लोन पेयर ऐसे चल सकते हैं, तो ये माइनस M इफेक्ट लगा सकता है ये ग्रुप उस पर, और ये लगाएगा प्लस आई। तो वैसे तो मैंने बोला था कि सामान्यतः मिथाइल अल्कोहल सभी अल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय है और जल से भी अम्लीय है, पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसमें रेजोनेंस हो सकता है, अनुनाद हो सकता है, तब आप यही मानोगे कि नहीं भाई ये जो है मिथाइल अल्कोहल को भी बीट कर सकता है, हरा सकता है। तो आप लोगों ने फिर बी कर दिया, और बेटा इसके बारे में तो आप जानते ही हो कि भाई मिथाइल अल्कोहल जल से ज्यादा होता है, तो BCD, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, छोटा सा पॉइंट जो आपके काम आएगा आगे चल के, कभी कभी वो थायोल में और अल्कोहल में कंपैरिजन करवाएगा। इसमें करवाएगा थायोल में और अल्कोहल में कंपैरिजन। तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा, थायोल, थायोल, ठीक है, थायोल हो, थायोल अल्कोहल की तुलना में, अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। कैसे भाई, अगर मेरे पास एक है मेरे पास RSH थायोल, और एक है मेरे पास ROH अल्कोहल,
तो दोनों ही H प्लस तो दे सकते हैं। यहां पर बनेगा आर एस माइनस एच प्लस और यहां पर होगा आर ओ माइनस एच प्लस। दो कारण है जिससे मैं आपको समझा सकता हूं कि थायोल क्यों अच्छे अम्ल हैं। एक तो यहां पर सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड बड़ा है किसकी तुलना में, OH बॉन्ड की। बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो उतना दुर्बल हो जाता है, और जितना वो दुर्बल होगा उतना जल्दी टूटेगा, और जितना टूटेगा उतना जल्दी H प्लस देगा, उतना अम्ल होगा, उतना अच्छा अम्लीय कहलाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात समझिएगा कि भाई एक छोटी सी चीज पर नेगेटिव चार्ज उसकी ध्रुवणता को बढ़ाता है, और एक बड़े आकार पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम, एक तरह से होता है ना कि अगर पूरा घनत्व देखा जाए नेगेटिव चार्ज का, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज घनत्व जो है वो कम है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज घनत्व जो है वो ज्यादा है। तो आने वाला कोई भी H प्लस इसको देखकर ज्यादा अच्छे अटैक करेगा इसको, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा दिखेगा और इस पर कम होगा। तो एक तरीके से इसका जो ये संगत आयन है, संगत क्षार है, ये ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में बेटा जी, ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल के संगत क्षार के। तो दो कारण होते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं भाई हम आगे कहानी में, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिएगा कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग है, एक है OHA, एक है CH2OHB, और एक है S, एक है ये CH2, यहां पर भी CH2 था, और ये SHC। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर तीन अलग अलग H दे रखे हैं, जिनमें पूछा गया है कि इनमें अम्लीयता का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ये हो गया, ये हो गया, और इन हाइड्रोजन को आपको आपको अम्लीय या H प्लस के फॉर्म में लिखना है कि भाई कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है। ध्यान से देखो, ये फिनोल है क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये OH है, B का मतलब है बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये OH sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो नॉर्मल अल्कोहल होगा। और ये sp3 हाइब्रिड के साथ जुड़ा हुआ है थायोल SH, ये भी आपके पास सिर्फ थायोल होगा, फिनोल ये भी नहीं है, या थायोल ये भी नहीं है, ठीक है, सॉरी थायोल होगा, थायोल सॉरी। तो अब हमें पता लग गया कि मैंने कहा कि फिनोल अम्ल से, इनमें अल्कोहलों से ज्यादा होते हैं क्या बेटा जी, ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो अगर मुझे यहां पर अम्लीय सामर्थ्य लिखनी हो, अम्लीय सामर्थ्य, तो मैं कहूंगा HA वाले की सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद B और C में अगर आप देखोगे, फिनोल में और थायोल में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया था कि यहां पर बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, जल्दी टूट जाएगा, या फिर संगत क्षार ज्यादा स्टेबल होगा इसका, इसलिए ज्यादा अम्लीय होगा। तो फिर हमारे पास HC आएगा, और फिर हमारे पास HB आएगा। बेटा आपने इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे। तो इस प्रकार के अल्कोहल, फिनोल, इस तरह के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। चलिए 1 मिनट हम पानी पिए, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किन की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, और इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल दो प्रकार के होंगे। एक तो भाई एलिफेटिक होंगे, और एक आपको पता है बेंजोइक एसिड या उसके कोई डेरिवेटिव होंगे। तो जरा देखो भाई, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य। देखो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, वैसे तो जो नॉर्मल एलिफेटिक एसिड होंगे, नॉर्मल एलिफेटिक एसिड का मतलब जिसमें कोई चैन नहीं, बेंजीन रिंग नहीं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों को मैं सारी बात बताऊंगा बेटा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो इनकी अम्लीय शक्ति होगी ना, वो सारी चीजों पर उन्हीं पर डिपेंड करेगी जो आप पढ़ते आए हो। अम्लीय शक्ति किस किस पर निर्भर करती थी, -m पर, -I पर समानुपाती होती थी, +I के व्युत्क्रमानुपाती, +H के व्युत्क्रमानुपाती, +H के भी व्युत्क्रमानुपाती। बट यहां पर एक और एडिशनल इफेक्ट आएगा, उसको कहेंगे हम ऑर्थो प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, ऑर्थो प्रभाव। तो मैंने इसको ऑर्थो प्रभाव सबसे पहले, ऑर्थो प्रभाव का मतलब है कि जिस भी यौगिक में ऑर्थो प्रभाव लग रहा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा, या मैंने समानुपाती रखना है यहां पर लिखना, ठीक है भाई। अम्लीय शक्ति को कैसे कर दिया मैंने, समानुपाती।
फिर उसके बाद ओरसो प्रभाव के बाद हम चेक करेंगे माइनस एम, ठीक है, और माइनस एम के बाद हम चेक करेंगे माइनस आई, यानी माइनस एम से भी ज्यादा बड़ा प्रभाव ओर्थो प्रभाव होता है। क्या होता है जरा जल्दी समझेंगे, ठीक है। और भाई अगर हमारे पास कोई प्लस आई इफेक्ट लगाता है तो उससे अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा। प्लस एच अगर लगेगा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो भी कम होगा, और प्लस एम लगेगा तो और कम हो जाएगा। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चनों की सहायता से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने कहा कि मेरे पास ये CH3 सॉरी HCOOH है, और भाई फिर मेरे पास CH3COOH है, और यहां पर मैंने कहा कि CH3CH2COOH है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, तो आप लोग ध्यान से समझना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा का पूरा एक जैसा है। पूरे यौगिकों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक जैसा है, पर अगर कुछ अलग है तो वह है कार्बन चेन। यहां पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लस आई बहुत कम होता है, पर मिथाइल का प्लस आई थोड़ा ज्यादा होगा, और बेटा इथाइल का प्लस आई और भी ज्यादा होगा। बाकी यहाँ पर रेजोनेंस ऑर्थो प्रभाव बाकी कुछ नहीं लग रहा। जब प्लस आई का हिसाब से देखा जाएगा तो हम कहेंगे भाई जहां पर प्लस आई ज्यादा होगा उसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी, कम। तो उस बेसिस पर हमने कहा कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगी बेटा, जो हमारे पास अम्लीय सामर्थ्य होगा उसमें ए सबसे अच्छा एसिड होगा, फिर बी होगा और फिर सी होगा। अब जरा देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई CH3CH2 और यहां पर CH फ्लोरीन लगा हुआ है मान लो, और यहां पर COH है, फिर यहां पर लगा हुआ है CH3CH2 या फिर CH3CH, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, फिर हमारे पास CH2COH ग्रुप लगा हुआ है, और फिर हमने कहा कि भाई CH2 फिर CH2 और फिर CH2 और COH और यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बेटा, यहां पर जो मैंने A, B और C दिए हैं इनमें कार्बन चैन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो अलग से कुछ लगा हुआ है वो है फ्लोरीन। और आपको ये भी पता होगा कि फ्लोरीन जो है वो माइनस आई प्रभाव लगाता है, यानी प्रेरण प्रभाव लगाता है। और जो प्रेरण प्रभाव होता है वो दूरी पर निर्भर करता है, जितना पास से लगेगा उतना ज्यादा लगता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में कौन है, फ्लोरीन। यहां पर थोड़ा दूर है और यहां पर और दूर है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई भी घटता चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर माइनस आई सबसे ज्यादा लगा, यहां पर माइनस आई थोड़ा लगा, और यहां पर माइनस आई और भी कम लगा, मतलब कम होता चला गया। जिस वजह से अगर हम कहें कि भाई इसकी अम्लीय शक्ति का क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई अम्लीय शक्ति या सामर्थ्य वो हमारे पास ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का और फिर सी का होगा। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास CH2COH यहां पर फ्लोरीन है, ठीक है, फिर मेरे पास यहां पर CH2COOH और यहां पर क्लोरीन है बेटा, फिर यहां पर CH2 और यहां पर COH, यहां पर मैंने ब्रोमीन लिया है, और यहां पर CH2 और भाई COOH, और यहां पर मैंने क्या लिया है बेटा जी, आयोडीन लिया है। तो इस बार जो है पोजीशन सेम, बाकी कार्बन चेन सेम, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सब सेम है। पर जो अंतर है वो अंतर क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग हैलोजन लगे हुए हैं, और अलग अलग हैलोजन का माइनस आई यानी प्रेरण प्रभाव अलग अलग होता है। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आपके पास फ्लोरीन में ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगी भाई, अम्लीय सामर्थ्य होगी वो सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी होगी। यदि इसको मैं ए कहूं, इसको मैं बी कहूं, इसको मैं सी कहूं, और यदि इसको मैं डी कहूं बेटा। अब जरा देखते हैं भाई आगे कहानी पे। ये तो थी हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, जब हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिडों के बारे में, ठीक है, तो एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना बेटा। वो क्या रखोगे, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक
अम्लों से अधिक परबल अम्ल होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। मतलब कोई आप लोगों से कभी किसी ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ जाए तो ये जो बेंजोइक एसिड है ये वाले, ठीक है, बेंजीन रिंग और उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होगा किससे बेटा जी, CH3 COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुपों से। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब कहानी चालू करते हैं आगे की क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर मैंने CH3 ग्रुप लगाया हुआ है। दूसरा मैंने क्या काम करा है भाई, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है और साथ ही साथ एक मेरे पास क्या होगा बेटा, COH ग्रुप है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ऐसे है, और एक हमारे पास नॉर्मल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब जरा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, हमारे पास ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, A, B, C और D। हमें इनमें अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है कि भाई कौन अच्छा अम्ल होगा और कौन दुर्बल होगा। तो देखो भाई, हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। अब एल्काइल ग्रुप 2 प्रकार के इफेक्ट लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है या फिर इंडक्टिव। अब हम लोग जानते हैं कि पैरा पोजीशन पे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव लगेगा, और आपको पता है मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं है, तो मेटा पर प्रेरण प्रभाव लगेगा प्लस आई प्रभाव। ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आए, चाहे वो प्लस H लगाए, चाहे वो प्लस आई लगाए या माइनस आई लगाए, अगर कोई बड़ा ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये बड़े ग्रुप होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये, बड़े ग्रुप। तो अगर ये बड़ा ग्रुप है तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाव तनाव आ जाएगा, और जिसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। तो भाई आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पर भी ऑर्थो प्रभाव लगेगा, फिर हम इसका प्लस आई प्लस एच ये कुछ नहीं देखते, सिर्फ देखो ऑर्थो प्रभाव, और जहां पर ऑर्थो प्रभाव लग रहा होगा समझ जाना कि वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें यहां पर अम्लीय शक्ति के, अम्लीय सामर्थ्य के बारे में, अम्लीय सामर्थ्य के बारे में, तो अम्लीय सामर्थ्य में क्या होगा जरा ध्यान से देखना भाई, जहां पर ऑर्थो प्रभाव लग रहा होगा सबसे पहले वो लिखो, फिर आप लोग A, B और D में चेक करोगे। आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रभाव होते हैं, चाहे उसमें प्लस H हो चाहे वो प्लस I हो, वो हमेशा अम्लीय शक्ति को कम करते हैं। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी इन तीनों में D पर कोई प्लस का प्रभाव नहीं लग रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि C के बाद D आएगा। लेकिन जब A और B में देखोगे तो प्लस H प्रभाव जो होता है वो ज्यादा प्रबल प्रभाव होता है, और वो क्या काम करता है बेटा, वो इस अम्ल को ज्यादा दुर्बल बना देता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहेंगे भाई हमारे पास फिर आएगा B और फिर हमारे पास आएगा A, तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा CDBA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, अगर मेरे पास ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर मेरे पास NO2 है, ठीक है, उसके बाद मैंने COH है, NO2 को मेटा पे ले रखा है। ठीक है, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, और NO2 को आपने कहां पर ले रखा है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर, और एक लगा रखा है आपने नॉर्मल बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, अब जरा देखो बेटा इसमें भी क्या करना है, A, B, C और D। अब आपने क्या करना है कि अगर भाई आपको अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात करनी है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पर जो ग्रुप है वो क्या क्या इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पता लगी NO2 जब पैरा पोजीशन पे लगा होता है तो पैरा पोजीशन पे लगने पर ये क्या लगाता है बेटा, -M प्रभाव, और माइनस वाले प्रभाव से अम्लीय शक्ति बढ़ती है। NO2 मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो आपको पता है कि मेटा पोजीशन पे अनुनाद व हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही नहीं होते, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, -I, सिर्फ -I होगा। और आप लोग देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब NO2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, अब ये ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के, तो यहां पर -M I देखने से पहले ये समझ लो कि यहां पर लगा होगा ऑर्थो प्रभाव, क्योंकि ऑर्थो एक
ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो एक डोमिनेटिंग प्रभाव है और यहां पर कुछ नहीं लगा। मैंने आपको बोला था कि जिसमें ऑर्थो प्रभाव लगेगा सबसे पहले उसको लिखना है, तो सी जो होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है बेटा इस बार। लेकिन आप समझिएगा, चाहे माइनस एम हो चाहे माइनस आई हो, वो नॉर्मल से तो ज्यादा एसिडिक होंगे, ज्यादा अम्लीय होंगे। तो हमने देखा कि माइनस एम जो है अच्छा इलेक्ट्रॉन मतलब खींचता है, और जितने इलेक्ट्रॉन आप खींचोगे इसका जो संगत कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी संगत बेस होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहां पर कहेंगे भाई फिर हमारे पास ए आएगा, फिर हमारे पास बी आएगा और लास्ट में हमारे पास डी आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मान लीजिएगा कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर मेरे पास CH3 ग्रुप है, ठीक है, और भाई COOH, और यहां पर मेरे पास CH2 और CH3 ग्रुप है, और भाई COOH, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हमारे पास CH, CH3 और CH3 इस तरीके से, और एक हमारे पास होगा बेटा कैसे COOH, और यहां पर C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3, ये हमारे पास 3 CH3 आ गए बेटा। अब जरा देखो भाई आगे कहानी में क्या है। कहानी कुछ ऐसी है मेरे दोस्तों, यहां पर हमारे पास मेटा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पे आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं, तो सिर्फ प्लस आई लगेगा, और प्लस आई निर्भर करता है कि उस कार्बन श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो आप लोग जानते होंगे जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लस आई भी बढ़ेगा, और प्लस आई के बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कहूं, और इनमें से अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, इनमें में अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं, तो बेटा डी ए जो होगा वो सबसे, क्योंकि देखो प्लस आई बढ़ने पर आपका अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए, फिर हमारे पास बी, फिर हमारे पास सी, और फिर हमारे पास डी हो जाएगा। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, आगे देखिए बेटा आगे क्या है क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कहता है कि जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NO2, ठीक है, और फिर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइनाइड, और COH, यहां पर आ जाएगा हमारे पास OCH3, और COOH, यहां पर NH2। ये हमारे पास आ गए भाई, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल आ गए A, B, C और D। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वे कौन कौन से प्रभाव लगाते हैं। तो भाई यहां पर जो दे रखा है NO2 में, NO2 माइनस एम लगाता है, साइनाइड माइनस एम लगाता है, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम, और आप लोग जानते हो यहां पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये प्लस एम। आपको पता है कि अम्लीय शक्ति जो होती है, क्या होती है बेटा, अम्लीय शक्ति जो होती है वो माइनस वाले प्रभाव से बढ़ती है, किसी भी अम्लीय सामर्थ्य किसी भी एसिड की। लेकिन जो प्लस वाले प्रभाव होते हैं ये क्या करते हैं, अम्लीय शक्ति को कम कर देते हैं, अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देते हैं। अब जरा यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सी और डी दुर्बल अम्ल है और ए और बी प्रबल अम्ल है इन चारों में। अब जब हमें ए और बी की तुलना करनी पड़ जाए अम्लीय सामर्थ्य के बारे में, तो आप लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा होगा बेटा जी, जो माइनस आई और माइनस एम वाला ऑर्डर होता है, कि NO2 साइनाइड से पहले रखा होता है माइनस आई वाले में या माइनस एम वाले में, वो सेम ही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो भाई हम ये कहेंगे कि भाई NO2 का माइनस एम साइनाइड के माइनस एम से ज्यादा प्रबल है, इसीलिए जो ए होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे बेटा, बी से। फिर सी और डी में देखोगे तो प्लस एम ये भी है और प्लस एम ये भी है, यहां इलेक्ट्रॉन दाता ऑक्सीजन है और यहां इलेक्ट्रॉन दाता नाइट्रोजन है। अब क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन रखने की यानी खुद के ऊपर रखने की क्षमता कम है और देने की क्षमता ज्यादा होगी ऑक्सीजन की तुलना में, तो यहां पर ज्यादा प्रबल प्लस एम लग रहा होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रबल प्लस एम लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो फिर हमारे पास आएगा बेटा जी सी और फिर हमारे पास आएगा डी।
तो बेटा क्या होता है, एग्जाम में सिर्फ अम्लीय सामर्थ्य नहीं पूछते, अम्लीय सामर्थ्य के बेस पर वो कभी कभी वियोजन स्थिरांक के बारे में बात कर लेते हैं, या उसके आपके पास ऋणात्मक लोगारिथम के बारे में, नहीं पी के ए के बारे में समझ लेते हैं। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन में अगर कभी अम्लीय सामर्थ्य निकालना है तो आपको पता चल ही गया, ठीक है, कैसे निकालते हैं। लेकिन अम्लीय सामर्थ्य निकालने के बाद आपको अगर और कुछ निकालना पड़े तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अम्लीय सामर्थ्य किसी अम्ल की जितनी ज्यादा होती है उसका वियोजन स्थिरांक उतना ज्यादा होता है, और उसका पी के ए उतना कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वहां पर जो पूछने का तरीका होगा, वे ऑफ आस्किंग होगी प्रश्न पूछने की, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अम्लीय सामर्थ्य पूछे, वो पूछने को पूछ सकता है कि भाई आपके पास वियोजन स्थिरांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, या फिर पीके का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये ऑर्डर को अगर आपको के ए का ऑर्डर रखना है तो सेम रहेगा, और पीके ए का ऑर्डर बनाना है तो उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये थी बेटा अम्लियों की अम्लीय सामर्थ्य, और आपको पता है रिवीजन है, नहीं तो मैं तो अगर पढ़ाऊं तो 15 दिन इसको लगातार पढ़ा सकता हूं हर टॉपिक को, ठीक है। अब जरा देखो भाई आगे चलो, अब हमें अम्लीयता का तो सर थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो गया है, आप थोड़ा सा हमें क्षारों के बारे में भी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। अब हम क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे बेटा जी, ठीक है। क्षारों की क्षारीय क्षमता कि कौन अच्छा क्षार है, ये बात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना एक नोट पॉइंट समझना पड़ेगा मेरा। वो नोट पॉइंट क्या है जरा देखो बेटा, ठीक है, वो नोट पॉइंट क्या है जरा समझिएगा, ठीक है। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन दाता होता है वह लुईस क्षार कहलाता है। क्या होगा बेटा, कहलाता है, ध्यान रखना है। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन दाता होता है वह लुईस क्षार कहलाता है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ठीक है, लुईस क्षार कहलाता हूं। अब जो क्षार है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई प्रबल क्षार है, तो ध्यान रखना एक नोट पॉइंट और का, ठीक है। जो स्पीसीज जितनी अधिक सुगमता से इलेक्ट्रॉन देगा वह उतना प्रबल, या कह लो उतना अच्छा, ठीक है, उतना अच्छा क्या कहलाएगा बेटा, उतना अच्छा क्षार कहलाएगा। क्षार कहलाता है, ठीक है। अब उस बेसिस पर दूसरे जो गुरु जी हमने प्रभाव होते हैं, कौन कौन से प्रभाव क्षार को जो है प्रबल बनाएंगे और कौन कौन से प्रभाव क्षार को जो है दुर्बल बनाएंगे, उनको थोड़ा समझना है। अगर मुझे पता है कि क्षार जो है, ठीक है, अगर कोई क्षार है, ठीक है, और वो क्षार को कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से दे रहा हो, तो क्षार को तो सहायता मिलेगी कि भाई बाहर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी मैं आगे और अच्छे से दे सकता हूं, तो वहां पर उसकी क्षारीय क्षमता बढ़ जाएगी। बट अगर क्षार को इलेक्ट्रॉन देने हो और प्लस कोई उस क्षार से इलेक्ट्रॉन पीछे से खींच रहा हो, तो क्षार किसी H प्लस को या किसी अम्ल को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा आसानी से, उस टाइम पर वो दुर्बल क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी बात बता रहा हूं मैं क्लियर है बेटा। और यहां पर अगर मैं क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करूं, क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करूं, तो क्षारीय प्रकृति प्लस M प्रभाव से बढ़ती है, प्लस H प्रभाव से बढ़ती है, प्लस I प्रभाव से बढ़ती है, और बेटा माइनस I से दुर्बल होगी, माइनस H से, माइनस H तो चलो माइनस M ले लो आप, माइनस H बहुत कम देखने को मिलता है, एक दो ही केस है, माइनस M से भी घटेगी, और बेटा सबसे कम होगी ऑर्थो प्रभाव वाली। अब ये ऑर्थो प्रभाव पता है कहां आएगा, एनिलीन में आएगा, मतलब जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होगा उनमें आएगा ऑर्थो प्रभाव, नहीं उससे पहले नहीं आएगा।
ठीक है, तो जरा देखो भाई, इसके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, कोई भी अम्ल की जो क्षारीय सामर्थ्य होगी, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य होगी बेटा, क्षारीय सामर्थ्य, वो समानुपाती होगी उस क्षार के वियोजन स्थिरांक के समानुपाती के बी के, और पी के बी के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में क्षारीय सामर्थ्य पूछा जा सकता है, के ए बी का क्रम भी पूछा जा सकता है, और पी के बी का क्रम भी पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को आवर्त के बारे में और वर्ग के बारे में बताना चाहूंगा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक CH3 नेगेटिव है, और इसका मतलब एक लोन पेयर भी होता है, अगर मेरे पास एक NH2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, और एक मेरे पास OH माइनस है, तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हैं, और एक मेरे पास है F माइनस, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेटा, ये देखते हैं। अब इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और हमें ये बताना है कि भाई कौन अच्छा प्रबल क्षार होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, पर ध्यान रखना है बेटा, पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में जब कभी भी आप कंपैरिजन करोगे, कैसे, जब आप कभी भी कंपैरिजन करोगे आवर्त के अनुसार, क्योंकि देखो आवर्त है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, तो आवर्त में ध्यान रखना है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं देखा जाता, आवर्त में इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं देखा जाता, कितने इलेक्ट्रॉन है क्या है, कुछ नहीं, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता देखी जाती है, विद्युत ऋणात्मकता देखी जाती है। असल में मैंने बेटा जी बहुत शॉर्ट, आपको पता है कि भाई रिवीजन कराना होता है, नहीं तो आपसे कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, बात क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि आप देखो और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए वो बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। खैर, अब CH3 NH2 OH माइनस और F माइनस के बारे में बात करेंगे। तो भाई हमें पता है कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इन सब में सबसे कम है, और भाई फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। आप सोचकर देखिएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब आप ये भी समझिएगा कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल कहलाता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं प्रबल क्षार कहलाता है, क्षारीय क्षमता कह लो या भाई क्षारीय सामर्थ्य, ऑर्डर लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि भाई CH3 नेगेटिव प्रबल क्षार होगा, फिर हमारे पास NH2 माइनस, फिर हमारे पास OH माइनस, और F माइनस सबसे दुर्बल होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, दूसरा क्या होगा यहां पर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है वर्ग के अनुसार, तो F जैसे मैंने कहा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं और नहीं है, ये एक ही वर्ग के हैं, वर्ग नंबर 17। तो ध्यान रखना एक छोटी सी बात कि वर्ग में इलेक्ट्रॉन घनत्व देखा जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन के बाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन और ले रखा होगा, तो सभी के बाह्य सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में बराबर है। अब देखो बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आकार कह लो या साइज कह लो, है ना भाई, या आयतन कह लो, बात एक ही है। अब इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8-8 बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर निर्भर करेगा बेटा, आकार पर। आकार जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ज्यादा होगा, और आने वाले अम्ल को वो उतना अट्रैक्टिव लगेगा, और आने वाला अम्ल उसी के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, ध्यान रखनी है बात। तो आकार अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक तो बेटा क्षारीय प्रकृति भी अधिक होगी। अगर आकार बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो फिर ये एसिड को प्रभावित कर नहीं पाएगा उतने आसानी से, और कम रिएक्टिव होगा एसिड की तरफ, तो दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पर क्षारीय प्रभाव के बारे में बात करूं
क्षारीय सामर्थ्य, तो हम कहेंगे F माइनस सबसे अच्छा है, ठीक है, F माइनस, फिर हमारे पास Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर हमारे पास I माइनस होगा बेटा, ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास I माइनस होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। आप कह रहे हो हाँ सर यहां तक तो कोई दिक्कत हमें अभी तक आ नहीं रही, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और कैसे बनता है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। मान लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सिंपली डायरेक्ट आते हैं बेस के हिसाब से, कि भाई एक तरफ मेरे पास एक सेंटर है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, टी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ठीक है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और बेटा ओ माइनस, और CH2O माइनस, ठीक। आप लोगों को समझना है कि एक ही कंपाउंड है, अलग अलग ऑक्सीजन है उसके, इसको मैंने कह दिया ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। इनमें से कौन सबसे प्रबल क्षार होगा, कौन दुर्बल होगा, ये बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। आप लोग समझिएगा, यहां पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, वो ऐसे पड़े हुए हैं, जिनमें कोई अनुनाद वगैरह नहीं लग रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे इस ऑक्सीजन में, यहां पर बेंजीन रिंग का अनुनाद लग रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग का अनुनाद लग रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर रिंग में जा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, और ये उठकर इधर जा सकते हैं, तो यहां पर इसका -m लगेगा। ये लोन पेयर ऐसे आए तो यहां पर भी हो सकता है, या फिर यहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो साइड से -m लग रहा है बेटा, ठीक है, और यहां पर जो है बेंजीन रिंग का रेजोनेंस लग रहा है। आप लोगों को सर ने एक बात बताई होगी कि एक होता है प्रभावी अनुनाद, एक होता है अप्रभावी अनुनाद। और जब ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, मतलब ये तो हमारे पास जो बना बना, इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, उसको हम प्रभावी अनुनाद कहते हैं। इसमें क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में चले गए तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व चला गया तो ऑर्थो पोजीशन पे है कार्बन। कार्बन के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो तो फिर प्रबल क्षार हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो ध्यान रखना है, यहां पर -m लगा जरूर है रिंग का, पर इतना प्रबल नहीं जितना इनका लग रहा होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर सबसे आजादी से या सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसके पास है, जो एकदम आराम से दे देगा। आप कहोगे सर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर किसी के साथ अनुनाद में है ही नहीं, फ्री में घूम रहे हैं, उसी के पास है। तो सीधी बात है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने ही बहुत सारे हैं, तो सबसे प्रबल क्षार ये होगा। यहां पर -m लग रहा है, लेकिन रिंग का -m उतना प्रभावी नहीं होता जितना इनका होगा, ठीक है। और भाई जब हम बात करेंगे कि यहां पर एक साइड से -m लगा, यहां पर दो साइड से -m लगा, तो जितना ज्यादा -m प्रभाव लगता है उतना क्षारीय प्रकृति घटती है, ये भी आपको पता होगा। तो बेटा क्षारीय क्षमता के अगर हम बारे में बात करें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात करें हम, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन ए वाला सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन बी वाला, फिर ऑक्सीजन डी वाला, और फिर ऑक्सीजन सी वाला, इस तरीके से करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कहानी की स्टार्ट करते हैं भाई हम किससे, अमोनिया, एमीन्स और एनिलीन की कहानी, ठीक है। अमोनिया, एमीन्स और एनिलीन की कहानियां, ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। अमोनिया, अमोनिया, एमीन व एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट समझना बेटा यहां पर, ठीक है। अगर मेरे पास कोई अमोनिया है तो अमोनिया H H H ऐसे होती है अमोनिया,
एमीन चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। अब ऐसे माना कि नाइट्रोजन एच में चाहे मैंने 1 डिग्री लिया हुआ है, यहां पर कोई आर लगा हुआ है, आर मतलब कार्बन चेन। और एनिलीन क्या होंगी बेटा हमारे पास, एनिलीन होगी हमारे पास बेंजीन रिंग और NH2। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर सब हाइड्रोजन 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 है। और एमीन्स की अगर हम बात करें, ये एमीन है, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप, और जो थोड़ा सा प्लस आई प्रभाव लगाएगा। और प्लस आई प्रभाव लगते ही, ठीक है, क्या हो जाएगा कि अमोनिया की तुलना में इस नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा किसी अम्ल को, और प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि एमीन्स जो है वो अमोनिया से प्रबल क्षार है। लेकिन जब एनिलीन की बात करेंगे कि एनिलीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग के साथ अनुनाद में जा सकते हैं, रेजोनेंस में जा सकते हैं, जिस कारण यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति थोड़ी कम होगी, और आने वाले H+ के साथ या आने वाले अम्ल के साथ ये उतनी सुगमता से अभिक्रिया नहीं करेगा जितना ये कर पाएंगे। तो एनिलीन क्या होता है, इन दोनों से ही दुर्बल क्षार होता है। तो एक नोट पॉइंट लेकर चलना है अपने आप को, क्या है बेटा जरा देखो ध्यान से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि नोट पॉइंट में एमीन, या जो एमीन है जो भी है, ठीक है भाई, अमीन्स अमोनिया से, अमोनिया व एनिलीन से प्रबल क्षार होते हैं। और दूसरा पॉइंट अमोनिया के बारे में, अमोनिया एमीन से दुर्बल परंतु, ठीक है, परंतु एनिलीन से प्रबल क्षार होती है, प्रबल क्षार, ठीक, प्रबल क्षार होती है। इस तरह का क्वेश्चन है भाई। अब जरा यहां पर देखना भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और मैं आपको बताऊं जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इनमें से एक दो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है पहले। ठीक है, कैसे जरा देखो। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा कि भाई CH3NH2, फिर मैंने कहा कि CH3NCH3, ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करे हैं मैंने, और यहां पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं मिथाइल ग्रुप से, तो ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगी। और बाद में मैंने क्या लिख दिया बेटा, अमोनिया, ऐसे। तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई जो अमोनिया है वो दुर्बल क्षार है, किनसे, इन सब से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई प्रभाव, यहां पर 2 है तो बेटा 2 प्लस आई प्रभाव, और यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 प्लस आई प्रभाव लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, उतना ज्यादा क्षारीय क्षमता ज्यादा होगी, क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। तो अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करूं तो मैं यहां पर कहूंगा कि 3 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री ज्यादा होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, और अमोनिया सबसे लास्ट होगा। लेकिन ये जो आंसर है आपका, ये बेटा वाष्प अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर वो जलीय माध्यम में पूछ ले कि इन्हीं एमीन्स का जलीय माध्यम में क्या होगा आपका क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर, तो ध्यान रखना है बच्चों, इस बात पर ध्यान रखना है, गैसीय अवस्था और क्षारीय माध्यम, गैसीय माध्यम पर सारे प्रभाव लगेंगे आपके, प्लस आई प्लस एच जो मर्जी मल करे आपका। लेकिन ये जो मिथाइल एमीन होती है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 3 डिग्री के केस में एक और प्रभाव लगता है जिसको हम फिलिपिंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, फिलिपिंग प्रभाव कहते हैं, लेकिन अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम बना के समझाऊंगा तो हमारा आगे के 10 मिनट चले जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोड वर्ड। वो कोड वर्ड कैसे याद रखोगे,
213 ऐसे याद रखना। इसके लिए मिथाइल वालों के लिए 213 का मतलब होता है कि 2 डिग्री सबसे प्रबल अम्लीय क्षारीय होती है, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री जो होती है वो सबसे दुर्बल होती है क्षारीय। तो बेटा ये जो कोड वर्ड है कब यूज करना है आपको? जलीय माध्यम के लिए, जलीय माध्यम के लिए। तो जलीय माध्यम में क्या होगा जरा समझना। 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 डिग्री होगी, फिर 1 डिग्री होगी और फिर अमोनिया होगी। लेकिन आंसर कहां पर माना जाएगा? ये जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जलीय माध्यम में करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और बात ध्यान समझनी है बेटा। अगर यहां पर मिथाइल की जगह पर इथाइल हो जाए तब भी इसके दो आंसर बनेंगे, गैसीय माध्यम में अलग और जलीय माध्यम में अलग। लेकिन जलीय माध्यम में अलग बनेगा, ये मत सोचना कि हर बार सेम बनेगा। देखो कैसे। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल ग्रुप लगा है CH3 CH2 NH2, लेकिन फिर मैंने CH3 CH2 NH और CH2 CH3 और फिर मैंने CH3 CH2 N CH2 CH3 और भाई CH2 CH3 और अमोनिया। अमोनिया तो लास्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो भाई अगर हमारे पास इथाइल वाला ग्रुप है, कैसा है भाई? इथाइल ग्रुप वाला है, इथाइल अमीन है, चाहे वो 1 डिग्री हो और चाहे वो 2 डिग्री हो और चाहे वो 3 डिग्री हो, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जब आप क्षारीय सामर्थ्य निकालोगे, क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य कि भाई 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री होगी, फिर 1 डिग्री होगी। तुम्हें बिल्कुल यही लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा है, सब लगेगा। और फिर लास्ट में आप अमोनिया लिख दोगे। लेकिन कब कब? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। लेकिन अगर कहीं पर भी पर्सन के अंदर जलीय माध्यम दे रखा है, ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर माध्यम नहीं दिया हुआ कि जलीय माध्यम है या गैसीय माध्यम है, उन्होंने क्वेश्चन में छुपाया हुआ है, तो आपको वो माध्यम जलीय मानना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो वो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर देगा गैसीय माध्यम में क्या होगा या जलीय माध्यम में क्या होगा। अगर माध्यम नहीं दे रखा है तो जलीय माध्यम को ही कंसिडर करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जल एक यूनिवर्सल या सांसारिक विलायक होता है, तो अधिकतर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ उसी में कंपैरिजन किया जाता है। अब यहां पर देखो बेटा, जब आपको गैसीय माध्यम में निकालना हो तो उसका तरीका क्या है? उसका सिंपल तरीका यह है कि आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा और वो कोड होगा 231। तो मैंने 231 लिख दिया था क्या पहले? सुनो, सॉरी 213 था बेटा पहले, सॉरी 213 था, है ना, 213 था, आई एम सॉरी, ठीक है, 213 था मिथाइल के लिए। और जो एल्थाइल है वो 231 है, यानी 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया, ठीक है। और ये होगा हमारे पास जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में, ये हमारे पास होगा जलीय माध्यम में। अब मेरी बात सुनना एक छोटी सी और, ठीक है। वो क्या बात है जरा इसको भी थोड़ा समझ लेना कि भाई इसमें बेसिकली जो क्षारीय सामर्थ्य है, हम कैसे याद रखेंगे सर? हम इसमें कोड में मतलब कभी खो भी तो सकते हैं, रल भी तो सकते हैं ना, कि हमें कैसे याद रहेगा 213 किसके लिए, 231 किसके लिए? तो एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। 2 नंबर आपको याद रखने हैं, एक 213 और एक 231। 213 में, जो 231 में छोटा संख्या क्या है? 213, और बड़ी संख्या क्या है? 231। तो मिथाइल में और इथाइल में छोटा मिथाइल कौन, छोटा एमीन कौन है? मिथाइल वाला। और बड़ा एमीन कौन है? इथाइल वाला। तो बड़े वाले के लिए बड़ा वाला कोड, छोटे वाले के लिए छोटे वाला कोड, ऐसे याद कर लेना बेटा इसको, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है। तो भाई
ये हमारे पास हो गया एमीन्स के बारे में, ठीक है, कि भाई गैस अवस्था में क्या होता है और जलीय माध्यम में क्या होगा। अब जरा देखते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी में अब एनिलीन का भी इंट्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा कि एक क्वेश्चन है, ये मैंने यहां पर लिखा है CH3NH2, फिर मैंने लिखा है अमोनिया, फिर मैंने यहां पर लिखा है भाई क्या, NH2, ठीक है, फिर मैंने लिखा है NH2 और भाई फिर मैंने लिखा है यहां पर NH2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके के भाई हमने दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, सबसे पहले आसानी से इलेक्ट्रॉन देना कौन पसंद करेगा, ठीक है। अगर मैं इनमें इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं और इसको डी कहता हूं, आप कहोगे उदासीन वाली चीजों से नेगेटिव नेगेटिव वाली जो चीज होगी वो अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज कम करना चाहती होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सारी चीजें अनस्टेबल होती है। पर जो उदासीन चीजें होती हैं, क्या होती है बेटा, उदासीन चीजें वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। क्या है भाई, कि भाई हमारा जो आई एम सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास जो नेगेटिव उदासीन चीज है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहती है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एमाइड। तो यहां पर जो क्षारीय समता के बारे में बात करेंगे, हम क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो हमारे पास आएगी डी सबसे ज्यादा। फिर जब ए बी और सी में देखोगे तो आपको पता है कि ये एमीन है, ये अमोनिया है और ये एनिलीन है। तो एमीन प्रबल अम्ल होगी इन सब में, तो फिर हम ए करेंगे। अमोनिया और इसमें बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा सकते हैं तो नीचे जाएंगे, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। ये तुलना हो गई रिलेटिवली इन सब में। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आगे हमने क्या करा, यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर CH2 और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर CH3 और CH3 ये ग्रुप लगा हुआ है, और हमारे पास ये एनिलीन लगी हुई है इस तरीके से, CH2 और NH2 और CH3 और CH3। आप लोग ये बात जानते होंगे बेटा कि भाई जो एल्काइल ग्रुप होता है वो दो तरह के प्रभाव पर लगाता है, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक लगाता है हमारे पास प्रेरण प्रभाव। अब पैरा पोजीशन पे पहले हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये देखेंगे कि अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1। और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ ही नहीं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। आप लोग जानते होंगे जितना प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना हमारे पास क्षारीय प्रकृति या क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं भाई क्षारीय, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं बेटा क्षारीय माध्यम, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में, तो हम कहेंगे सबसे प्रबल क्षार होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी और फिर होगा हमारे पास डी। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग जानते हो, और यहां पर हमारे पास मान लीजिए NH2 है और यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा जी, CH3, और यहां पर NH2 हो गया और यहां पर हो गया CH2 और CH3, और फिर हमारे पास आगे NH2 हो गया, CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, और भाई ऐसे NH2C, इधर भी हमारे पास CH3 और इधर हमारे पास CH3 और बेटा इधर हमारे पास CH3।
अब देखो भाई, बेटा पोजीशन पे आपका क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते, प्लस आई देखते हैं। और हम लोग जानते हैं इसका प्लस आई थोड़ा छोटा होगा और इसका प्लस आई ज्यादा होगा, क्योंकि इसके कार्बन श्रृंखला में ज्यादा कार्बन है। तो उस आधार पर हमने ए, बी और सी और डी की, अगर हम क्षारीय क्षमता की कंपैरिजन करते हैं, क्षारीय सामर्थ्य की अगर हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे भाई सबसे ज्यादा हमारे पास डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा और फिर ए होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए भाई अगला, छठे क्वेश्चन में क्या कहता है ये, अगर मान लीजिएगा हमारे पास ये है NH2, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, NH2 हो गया। अब यहां पर क्या होगा जरा समझने की कोशिश करना। एक तरफ तो मेरे पास CH3 ग्रुप जो है वो ऐसे पैरा पोजिशन पे लगा है, और एक तरफ जो है NH2 ग्रुप बेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। और एक बार हमारे पास यही CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और एक हमारे पास सेम टू सेम ऐसे दे रखा है। ठीक है, सिर्फ NH2। तो आपको याद होगा जो एल्काइल ग्रुप जहां जहां पर लगा है उसके प्रभाव को चेक करते हैं। तो यहां पर जो CH3 है ये अपना प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई पैरा पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा, प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं है। अब ऑर्थो पोजीशन पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है और प्रेरण प्रभाव भी लगता है। पर मैंने आपको एक और बात बोली थी कि एनिलीन के केस में भी अगर कोई बड़ा ग्रुप, जैसे ये ग्रुप बड़ा है, ठीक है, ये ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहां पर फिर हम अनुनाद या प्रेरण या कुछ चेक नहीं करते, इसको हम कहते हैं ऑर्थो प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। और जहां पर ऑर्थो प्रभाव लगता है वो क्षारीय प्रकृति को सबसे लास्ट में ले जाता है, मतलब वो कम कर देता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो प्लस वाले प्रभाव होते हैं वो नॉर्मल से तो ज्यादा प्रबल क्षार होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे वो आसानी से। तो इसको अगर मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा और इसको मैंने डी कहा, तो यहां पर जब क्षारीय सामर्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी होगा और सी सबसे लास्ट में होगा बेटा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट, क्या है ये जरा देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाई सुनो, एक तरफ मेरे पास है NH2 ग्रुप और यहां पर मेरे पास है भाई NO2 ग्रुप, और एक तरफ यहां पर है मेरे पास ग्रुप NH2 ग्रुप, और एक बार मेरे पास है NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे, और भाई इस तरीके से एक बार है NH2 कहां पर, एक बार कहां पर है बेटा, ये यहां पर OCH3 ग्रुप है, और यहां पर NH2 ग्रुप, एक और NH2 ग्रुप। ठीक, अब जरा देखो बेटा, यहां पर समझना है आपको कि जोन जोन इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन कौन से प्रभाव लगा रहे हैं। तो NO2 ग्रुप जब इसके मेटा पोजीशन पे होगा तो इसका अनुनाद तो लगेगा नहीं, सिर्फ माइनस आई लगेगा, प्रेरण प्रभाव। और NO2 अगर पैरा पे लगा है तो बेटा माइनस M लगाएगा। अब OCH3 पैरा पे लगा है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये कौन सा लगाता है, प्लस M। और नाइट्रोजन भी क्या लगाएगा, मतलब अमीन ग्रुप भी क्या लगाएगा, प्लस M लगाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास D है, इस तरीके से दे रखा है भाई, तो जरा समझने की कोशिश करना। जो प्लस वाले प्रभाव होंगे, जो प्लस वाले प्रभाव होंगे बेटा, वो माइनस वालों की तुलना में इस नाइट्रोजन तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे, जिस कारण नाइट्रोजन आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे दे सकता है। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा प्रबल क्षार होंगे। तो यहां पर अगर मैं इसकी क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात करूं, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा C और D प्रबल क्षार हैं A और B से,
पर सीओडी में भी अगर तुलना करनी पड़े तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है। तो प्लस एम ज्यादा अच्छा होता है एमीन इसका, नाइट्रोजन का। तो हम यहां पर कहेंगे भाई किसका, डी सबसे प्रबल है, फिर सी है। माइनस एम और माइनस आई क्षार को दुर्बल बनाते हैं, पर माइनस एम ज्यादा दुर्बल बनाता है और माइनस आई थोड़ा दुर्बल बनाता है। तो इसीलिए हम इसको हम कहेंगे ए, और बी को हम लिखेंगे बेटा सबसे लास्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में मान लीजिएगा कि एक हमारे पास ये है NH2 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास उसके बाद NH2 ग्रुप, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और भाई NH2 ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और एक को हमने क्या मान लिया बेटा, नॉर्मल है। अब जरा देखो भाई, अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं और इसको डी कहता हूं, तो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लगने वाले ग्रुप हैं, या लगने वाले जो आपके पास ग्रुप है, वो किस प्रकार का इफेक्ट लगाते हैं। NO2 पैरा पे लगा है तो माइनस एम लगाएगा, NO2 मेटा पे लगा है तो माइनस आई लगाएगा, NO2 ऑर्थो पे लगा है तो माइनस एम लगा सकता था। पर मैंने आपको बताया कि एनिलीन के केस में अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा होगा कहां पर, पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे, तो उस प्रभाव को हम कहते हैं ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव के कारण जो क्षारीय क्षमता होती है वो घटती है और सबसे लास्ट में पहुंच जाती है किसी भी, जब आप कंपैरिजन करोगे तो। और भाई वहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस एम कह लो, माइनस आई कह लो, या ऑर्थो कह लो, ये सारे ही क्षारीय प्रकृति को कम करते हैं। तो इससे बढ़िया तो यही है जिस पर कुछ लग ही नहीं रहा। तो अगर मैं यहां पर क्षारीय प्रकृति की बात करूं तो डी सबसे प्रबल होगा, फिर हमारे पास बी दुर्बल करेगा क्षार को, पर इतना दुर्बल नहीं जितना माइनस है उसको बर्बाद करेगा। तो इसका मतलब है बी थोड़ा सा अच्छा क्षार है ए के कंपैरिजन में। तो डी के बाद बी आएगा, डी के बाद ए आएगा, और ऑर्थो वाले को तो लिखना है लास्ट में, तो ये हो जाएगा सी बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सी लास्ट में। अब जरा देखो एक और आगे कहानी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा पर्सन बन सकता है कि जैसे मान लीजिएगा, ठीक है, कि ये हमारे पास NH2 है, यहां पर NH3 है, ठीक, और ये नॉर्मल एनिलीन है, और फिर हमारे पास NH2 है, NO2, और यहां पर है NH2 नॉर्मल, बस ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये एनिलीन है, एनिलीन है, एनिलीन है, बट ये एनिलीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, समझ रहे हो। तो ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, एनिलीन का फैमिली से नहीं है। तो यहां पर तो ये जो रिंग है इसमें कार्बन कार्बन है, तो इसमें तो सिर्फ प्लस आई प्रभाव लग रहा होगा बेटा ऊपर, है ना, एनिलीन पर। यहां पर देखोगे तो ये जो रिंग है ये तो इलेक्ट्रॉन ले ही रही है ना बेटा, यहां से ये अनुनाद में जा सकते हैं। तो यहां पर ये रिंग क्या लगाएगी, माइनस एम। सेम ये रिंग भी क्या लगाएगी, माइनस एम, और सेम ये रिंग भी लगाएगी बेटा माइनस एम। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और ग्रुप है जो माइनस आई लगाएगा, और भाई ये ग्रुप जो प्लस आई लगाएगा। अब जरा समझो, इन सब में माइनस एम माइनस एम माइनस एम रिंग का है, इसमें प्लस आई है रिंग की तुलना में देखा जाए। तो जो प्रबल क्षार होगा वो क्या होगा, ए बी सी और डी में प्रबल क्षार क्या होगा बेटा, डी। तो हम यहां पर कहेंगे भाई क्षारीय सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास डी सबसे ज्यादा होगा। फिर ए बी सी में माइनस एम माइनस एम माइनस एम रिंग का सेम है, लेकिन जो अन्य ग्रुप लगे वहां पर CH3 का प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई थोड़ी सी जो क्षारीय क्षमता उसको बढ़ाएगा, माइनस आई घटाएगा। तो देखो भाई, तो हम फिर कहेंगे ए, फिर कहेंगे हम बी, और सी सबसे कम होगा।
इस प्रकार के भी पर्सन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब 10वां क्वेश्चन जो है इसका भी ट्रेंड है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि इस तरीके से PH ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है, NH2, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसको मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस तरीके से। इन तीनों नाइट्रोजन में से आपको वो बताना है कि सबसे क्षारीय प्रकृति का कौन सी पोजीशन होगी या फिर इनका ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो NH2 है इसके लोन पेयर सिंगल सिंगल 2 बार आ गया तो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा है। इसके लोन पेयर यहां जाएंगे, मतलब अनुनाद में जा सकते हैं, राइट और रॉन्ग आपको ऐसा बिल्कुल जा सकते हैं। इसके भी यहां पर अनुनाद में जा सकते हैं। अनुनाद में खींचने वाला यहां पर एनिलीन है, कार्बन है, ठीक है, एनिलीन कह रहा हूं सर, वो एल्कीन है तो वो -m लगाएगा, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहां पर CO ग्रुप है, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा अच्छे से -m लगाएगा, और यहां पर -m वगैरह कुछ लग नहीं रहा। आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास अवेलेबल होंगे और कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। आप कहोगे सर अगर हम क्षारीय प्रकृति की बात करें ना यहां पर, या क्षारीय सामर्थ्य की बात करें, तो सर 2 नंबर जो होगा सबसे ज्यादा प्रबल होगा इस बार, दूसरी पोजीशन वाला। फिर तीसरे में और पहले में अगर आपको तुलना करनी पड़े तो आपको पता है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो हम यहां पर कहेंगे भाई 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 2 के बाद 3 हो जाएगा। आगे देखो, आगे कहानी, एक मिनट। अब देखो भाई आगे कहानी, एक और क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे लिखा हुआ है NH NH2 NH2, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि भाई NH, इसमें पूछा जाता है ऐसे करके, चाहे मैं इसको 1 कह लूं, इसको 2 कह लूं और इसको मैं 3 कह लूं, ठीक है। तो मुझे बताना है कि सबसे प्रबल क्षार कौन होगा इन तीनों नाइट्रोजन में से। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सिंगल सिंगल स्वतंत्र रूप से इसी के पास है, स्वतंत्र इसी के पास है। यहां पर नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अनुनाद में नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर के पास सिंगल बॉन्ड चाहिए था, डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर है, डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर है, एकदम से ऊपर आ गए, तो भाई हम कहेंगे कि यहां पर भी अनुनाद नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर चले तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएंगे, तो एक तरीके से इस ग्रुप पर इसका क्या लगेगा, +m, इसका क्या लगेगा, +m, जबकि उधर से नहीं लग सकता, ठीक है। तो आप लोग, और इसके इलेक्ट्रॉन आगे अनुनाद में भी चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, फर्स्ट वाले नाइट्रोजन को, क्योंकि इसके पास तो +m से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही, +m से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फिर आगे सबसे ज्यादा अच्छे सप्लाई यही करेगा। तो मैं यहां पर बात करूंगा भाई कि 1 2 3 में जो क्षारीय क्षारीय सामर्थ्य होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा, वो सबसे ज्यादा 1 में होगा। अब 1 2 और 3 में कंपेयर करोगे, 2 के इलेक्ट्रॉन तो भाई अनुनाद में चले गए, 3 के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर रहा, तो सीधी बात है यहीं पर ये प्रबल होगा। एक के बाद जाएगा 3 और 3 के बाद जाएगा दूसरा सेंटर। इस प्रकार के भी पर्सन आपको क्षारीय प्रकृति में देखने को मिल सकते हैं। अब कहानी चालू होती है भाई, एक दो देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, ठीक है।
शायद ये एमीज में ही दे रखा होगा। ये बताना है बेटा आपको। देखो ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 जुलाई का क्वेश्चन है। निम्न में से किस यौगिक का चिन्हित प्रोटॉन न्यूनतम पीकेए रखता है? न्यूनतम पीए का मतलब होता है प्रबलतम अम्ल आपको चेक करना है। प्रबलतम अम्ल आपको चेक करना है क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास चिन्हित कौन से होंगे? पता नहीं, हाइड्रोजन ही दिखा रखे होंगे। ये कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन है। निम्न में से कौन सा यौगिक का चिन्हित प्रोटॉन? शायद यहां पर दिया होगा बेटा इस तरीके से, ये ठीक है, चिन्हित प्रोटॉन इसी को दिया होगा वहां पर, इन्होंने सर ने हटा दिया होगा। ध्यान से देखोगे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन जिसको कीटोन का रेजोनेंस मिल रहा है और रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है। यहां पर भी कीटोन का रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन यहां पर तो ये वाला है। तो आप लोग जानते होंगे, चाहे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे आपके पास एल्कोहल हो, ठीक है, चाहे फिनोल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसको चिन्हित करा है। आप लोगों को सबसे प्रबलतम एसिड जो होगा इन चारों में, सबसे प्रबलतम, ठीक है, जो एसिड होगा या प्रोटॉन होगा वो ये वाला है, और इसी के लिए पीके का मान न्यूनतम न्यूनतम होगा। ठीक है, इसके लिए पीके का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट ये बताना है आपको। यही मेंस 2022 में आया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रबलतम ब्रोंस्टेड क्षार है? क्षार के बारे में बताना है कि सबसे प्रबलतम क्षार कौन सा है। ध्यान से देखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कर जाके अनुनाद में जा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, यहां पर इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे करके, ये इथाइल ग्रुप है, ध्यान से देखो, 3 डिग्री। और ये क्या है बेटा? 2 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? 2 डिग्री है। और एक हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, मतलब ये जुड़ा हुआ 3 डिग्री है। तो बेटा अगर मैं बात करूं 3 डिग्री में और 2 डिग्री में, तो मैंने यहां पर कोई वो नहीं दे रखा, क्या बोलते हैं उसको, माध्यम नहीं दिया, तो हम जलीय माध्यम भी मान के चलते हैं। जलीय माध्यम में 2 डिग्री वाला जो होता है वो ज्यादा प्रबल क्षार होता है 3 डिग्री वाले से, जब हमारे पास ये रिंग ओपन रहती है तब। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक नोट पॉइंट और लिख लेना, सीख लेना, क्योंकि मैं उस टाइम पर भूल गया था। ठीक है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन जलीय माध्यम में 2 डिग्री एमीन से अधिक क्षारीय हो सकती है यदि वह साइक्लिक हो। अर्थात ध्यान से देखना, यहां पर एक कार्बन जुड़ा, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, तो एक तरह से 3 डिग्री हुआ, पर ये एक ही जगह पर बंधे हुए हैं, ये सारे के सारे एक जगह पर बंधे हुए हैं। तो यहां पर फिलिपिंग प्रभाव नहीं होता, यहां पर ठीक है, और सीधा प्लस आई देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहां पर 3 साइड से प्लस आई लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे प्रबलतम क्षार ये होगा डी वाला, इसको टिक करना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ओपन वाले थे हमारे पास, ओपन वालों में तो हमें समझ में आ गया कि वो कोड याद करना है, कोड यूज करना है जलीय माध्यम में। लेकिन 3 डिग्री, मैंने आपको बोला था कि 3 डिग्री 2 डिग्री से कम क्षारीय होती है, उसके कारण मैंने उस टाइम पर बोला था फिलिपिंग प्रभाव। पर मैंने कहा था कि फिलिपिंग प्रभाव अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि समझा दूंगा लेकिन 10-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है,
बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर फिलिपिंग प्रभाव होता है जब ये खुले रहते हैं, तो इसीलिए ये 2 डिग्री से हार जाता है। और जब ये जुड़ जाते हैं ना एक जगह पर जाकर, ठीक है, तो ये फिलिपिंग प्रभाव लगता ही नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा अब ये 2 डिग्री से जीत जाएगा, क्योंकि इसका 2 डिग्री से हारने का कारण सिर्फ एक ही था, फिलिपिंग प्रभाव। तो जब ये खुले रहते हैं तब हमारे पास फिलिपिंग प्रभाव लगता है, और अदरवाइज नहीं लगता। इस सर ने आपको क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। बाकी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्वेश्चन आएंगे और जो क्षारीय प्रकृति आएगी एमीन्स की, ये एमीन्स वाले चैप्टर में ही आएगी। तो आज मुझे थोड़ा सा जीओसी का पार्ट कराना था, काफ़ी कुछ मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में बात चलेगी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल, कुछ न्यूक्लियोफाइल और कुछ हाइड्रोकार्बन की। तो नेक्स्ट वाले चैप्टर हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे, और उसमें मैं क्वेश्चन के द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। तो ये थोड़ा जीओसी का पार्ट था जो जरूरी था। प्रेरण प्रभाव कैसे लगता है, अनुनाद कैसे लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगता है, और उससे क्या क्या हम देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें और हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियो स्नेही या फिर भाई इलेक्ट्रो स्नेही, ये सारे पार्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।